बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, जहां एक तरफ पाक भारत तनाज़े के बाद मसला कश्मीर जो है वो एक बार फिर से फ्रेश हो गया, उजागर हो गया, उसके ऊपर जो है वो बातचीत पूरी दुनिया में होने लग गई। वो जो है वो अब सबसे ज़्यादा हाईलाइट में है। कश्मीर का हल ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि मसला कश्मीर जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाए। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये जो शरारत, ये जो जंगी कार्रवाई हिंदुस्तान ने की थी जिसमें बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, उसमें अब बाहर तो जो रुसवाई हुई सो हुई, अपने अंदर मुल्क में भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। जो एक तरफ अपोजिशन बहुत सारे सवालात लेके खड़ी थी इंडियन हुकूमत के खिलाफ, वहीं इंडिया की जो हुकूमत है उसके अपने भी लोग, अपने पार्टी के रहनुमा भी जो हैं वो मोदी से सवाल कर रहे हैं। ये कौन से सवालात हैं जिनका जवाब हिंदुस्तान की आवाम भी मांग रही है, अपोजिशन भी मांग रही है, हुकूमती नुमाइंदे भी मांगने लग गए हैं। इस पे हमने बात करनी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बार बार भारत की तरफ से इनकार किया जाता था, बात को टाला जाता था, लेकिन अब भारत ने भी अपने 5 तैयारे गिरने का इतराफ़ कर लिया और अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम कर लिया। उस शिकस्त के पीछे वजूहात क्या हुई, क्या रीज़न्स हुई, उसके ऊपर बात अब करने लग गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरे खित्ते के साथ हिंदुस्तान के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं। किस तरह के मामलात हैं हिंदुस्तान के खित्ते में अपने हमसायों के साथ और बाकी दुनिया में उनके साथ अब किस तरह से सफारती तौर पे बाकी ममालिक चल रहे हैं, इसमें हमने बात करनी है। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने मामला जो है वो काफ़ी हद तक तय कर रहा है। चीन की सरपरस्ती में इन दोनों ममालिक के दरमियान में सफारती ताल्लुकात को बेहतर किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट, जिनसे हम इन तमाम बातों पर एनालिसिस देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले भट्ट साहब, बात हम कर लेते हैं कि मसला कश्मीर को बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया पाक भारत तनाज़े ने। ऑल्दो वो बड़ी देर से चल रहा है मसला कश्मीर, लेकिन वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिल गई है और फील्ड मार्शल भी बार बार इस हवाले से बयान दे रहे हैं कि मसला कश्मीर जो है वो अब मज़ीद नहीं दबेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पेशरफ्त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की तरफ से पहले एक बयान दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत जो है ना एक दूसरे की केमिस्ट्री जानते हैं, वो आपस में मामला तय कर ले। मुझे ये लगता है कि जब ये सालसी करवाने का कहा गया, सीज फायर का कहा गया, उस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत फॉर्म में थी और वो इस बात का इरादा किए हुए थी कि इस दफ़ा मसला कश्मीर का हल भी इसी जंगो जदल में मुमकिन बनाएंगे इंशाल्लाह। इस पे मेरी इतलात ये है कि हुकूमत ने सीज़ फायर करने, जब अमेरिका की तरफ से ज़ोर दिया गया कि सीज़ फायर किया जाए, तो हुकूमत ने अपना बुनियादी मुतालबा जो है वो अमेरिका के आगे रख दिया कि कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए, ये हमारी शर्त है सीज़ फायर की। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बताया गया, इदारे को, फ़ौज को ये बताया गया कि कश्मीर के मसले की यकीन दहानी करवाई है अमेरिकन ने, तब ये सीज़ फायर किया गया। अच्छा। अब पाकिस्तानी जो हैं वो तो इस बात पे मुतमिन है क्योंकि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि सीज़ फायर जो है वो करने की सूरत में मसला कश्मीर की सालसी के लिए भी हम किरदार अदा करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि भारत इस वक्त परेशान है। भारत ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च कर दी है बाकायदा तौर पे, क्योंकि अगर कश्मीर के मसले पे भारत बैठ गया पाकिस्तान के साथ या किसी को सालिस बना लिया, तो भारत को तो उधर जो कब्ज़ा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, कत्ले आम, जुल्म ढा रहे हैं भारत उधर, वो तो ख़त्म होना करना पड़ेगा। उधर से 7 लाख फ़ौज जो डिप्यूट की हुई है निहत्ते शहरियों पे, उनको वहाँ से निकालना होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी अगर वो इस डगर पे आ जाते हैं, इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी का तो कख नहीं रहना वहाँ पे और हुकूमत तो दूर की बात, बीजेपी का बैंड बजा देंगे इंडियन अवाम। तो मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए या उसको मतलब आई वॉश करने के लिए नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ किस्म की
ओछे हथकंडे जो है वो अपना रहे हैं। अच्छा बच्चा, हिंदुस्तान से कशीदगी के हवाले से, खतरा बढ़ने के हवाले से बात की गई। आर्मी मुदाखलत से पहले ही कोई तबाही हो सकती है। जनरल साहिर शमशाद का बयान है ये, तो बताइएगा कि ये कैसी आलमी मुदाखलत जो है वो, उससे क्या मुराद है? दोबारा जरा दोहराइएगा अपना सवाल। हिंदुस्तान से कशीदगी का खतरा बढ़ गया है, उनका कहना है कि ये मजीद हमारे इनके साथ टर्म्स खराब ही होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में फौजी क़यादत और हुकूमत ने ये बात तय कर ली है कि भारत को पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। और अब ये मेरे ख्याल में इस दौर में, यानी कि अभी जो वक्त चल रहा है, मौजूदा सेटअप ये तय कर चुका है कि पाकिस्तान को कश्मीर, मकबूजा कश्मीर हासिल करना है और उसे आज़ाद कश्मीर के साथ। और अब उनका ये भी कहना है कि अब अगर खुदा न खास्ता लड़ाई होती है या जंग होती है तो सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहेगी, वो आगे भी बढ़ेगी। और पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से टेरिटरीज जो है वो दोनों, पहले कभी नहीं ऐसा होता था, उसके ऊपर मुतासिर हुए। अब बेशक के भारत जो है वो उसे नुकसान उठाना पड़ा, उसे शिकस्त उठानी पड़ी, जिसका वो एतराफ़ भी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, ये जो हिंदुस्तान का मसला हुआ जिसपे वो कह रहे थे कि जी हम पता नहीं हमारे पायलट्स में कोई खराबी नहीं, तैयारों में खराबी है, हम देख रहे थे फ्रांस के तैयारे नहीं, वो तो मान ही नहीं रहे थे, पहले मान ही नहीं रहे थे, वो तो ये एतराफ़ ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के शहीदों ने उनके तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। ये उनके वज़ीर कानून है, साबिक वज़ीर कानून और पीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं सबरा स्वामी, उन्होंने इंकशाफ कर दिया ना, ये स्टोरी ब्रेक की है उन्होंने कहा 3 राफेल समेत 5 तैयारे गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और मोदी को इसका कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि मोदी के होते हुए शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, मोदी के होते हुए शफाफ। तो अब आप देखें ना, बीजेपी के अंदर से आवाजें उठनी शुरू, यानी कि ऑपोजिशन तो आवाजें उठा रही थी, सवाल पूछ रहे थे, उनके क्या सवाल हैं? मतलब आखिर कौन सा सच है जो इंडियन अवाम, इंडियन अपोजिशन, इंडियन हुकूमती नुमाइंदे चीख के पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से? वो क्या जानना चाहते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि मोदी ने ये जंग किस पर्पस पे शुरू की थी और जब पाकिस्तान अमन चाहता था तो मोदी की क्या तैयारी थी, क्या उसको आशीर्वाद था या क्या उसको ऐसी यकीन दहानी थी कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और वो पाकिस्तान से जंग जीत जाएगा। वो ये जानना चाहते हैं। अगर तो ये एक सिर्फ टेस्ट केस था या नरेंद्र मोदी ने अपनी फेस सेविंग के लिए, और जैसे वो क्या राहत, उनके शायर का क्या नाम है, राहत अंदौरी, हाँ, उनके वो कहते हैं ना कि सर्दों पर तनाव है, चुनाव है क्या। हाँ। तो मोदी ने, कल भी हमने बात की थी, जब भी मतलब चुनाव होता है, मोदी जो है वो सर्दों पे तनाव ले आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है मोदी ने वो चेंज करने की कोशिश की थी, वो उल्ट पड़ गया। और मुझे लगता है कि अब वो जो बिहार में मोदी कैंपेन करते फिर रहे हैं और वो बकवास करते फिर रहे हैं कि हम हमला करेंगे, कभी कहते हैं म्यूट है, ऑपरेशन सिंदूर, पूरे भारत में जो सिंदूर उन्होंने तकसीम करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सुने, हिंदुइज्म में सिंदूर जो है वो औरत की माँ या बाप उसको दे सकती है या उसका शौहर दे सकता है। अच्छा। ये सिंदूर इस चीज की निशानी है कि मेरे शौहर के नाम का सिंदूर है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि मोदी ने बीजेपी के जरिए एक कैंपेन लॉन्च की है भारत में कि बीजेपी के रहनुमा घरों में जाएंगे और वहाँ पे ख्वातीन को सिंदूर देंगे। वो ख्वातीन में बड़ा सख्त किस्म का गुस्सा पाया जा रहा है। वो ये कहती हैं कि सिंदूर तो देगा हमारा शौहर, ये कौन है देने वाला? मोदी। तो वो भी उल्ट उस पे वो पड़ गई है। अच्छा। मोदी इस वक्त मेरे ख्याल मोदी के सितारे जो हैं वो क्राइसिस में है। मोदी जो हरकत करने की कोशिश करता है वो उल्ट हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी इलेक्शन भी बुरी तरह से हारेगा और फिर मोदी की हुकूमत को भी खतरा हो सकता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकती है, नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकती है। और इसके अलावा जो ये बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। अब मैं नहीं समझता कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कभी वो म्यूट कहते हैं, कभी कहते हैं जारी है, कभी कहते हैं पता कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये सारी गिदड़ बपकियाँ हैं और सिर्फ इलेक्शन की वो उसके लिए टैक्टिक्स आजमाए जा रहे हैं। तो अच्छा देखें ना आप,
ऑपरेशन सिंदूर को जब आप हार जू गए, जब आपकी एक पॉलिसी या आपकी एक चाल जो है वो उल्ट पड़ गई, गलत हो गया, तो आप उसको बकअप ना करें। आप उसको मतलब मरने ही नहीं दे रहे उस खबर को, उसकी जिंदगी बढ़ाई जा रहे हैं। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप जैसे इसने बीजेपी को कहा है कि आप जाके लोगों को घरों में सिंदूर बांटें और जश्न मनाएं कि हम ऑपरेशन जीत गए हैं, तो अपने वजीर कानून सवामी साहब को तो समझा लें पहले कि वो कह रहे हैं कि इतने राफेल गिर गए और इतने फलाने त्यारे गिर गए। और ऑपोजिशन भी ये पूछ रही है मोदी से कि उसने भारत का अरबों डॉलर का नुकसान क्यों करवाया और पाकिस्तान के सामने जागरसाई क्यों कराई। दूसरी मैं आपको ये बताऊं कि इससे सफारती तौर पे उनको बहुत नुकसान हुआ है। इस जंग के साइड इफेक्ट्स अब आ रहे हैं इंडिया पे। वो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो इंडियन माशरत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक तो मोदी ने मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा किया हुआ था। सबसे पहले तो वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ना, उससे ही तबाही शुरू हो गई। फॉल्स फ्लैग से बिल्कुल वहीं से उल्टी चालें शुरू हो गई, क्योंकि उसके हवाले से मैंने ये बात की थी ना कि फौरन ही एफआईआर आप इसको थोड़ा पीछे ले आए। जाफर एक्सप्रेस से तबाही शुरू हुई, यानी कि पाकिस्तान में जो इन्होंने ऑपरेशन कराया जाफर एक्सप्रेस वाला राह ने, उससे ही उल्ट पड़ना शुरू हुआ। हमारी फोर्सेस ने उन्हें जन्म हासिल कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने पहलगाम वाला किया, पहलगाम वाला भी उल्ट पड़ गया इन पे, ठीक है जी। और उसके बाद ये चल सो चल, आज तक वो जो चाल चलते हैं वो गलत हो जाती है। मोदी को मेरा ख्याल चाहिए कि वो थोड़ा सा किसी पंडित से रजू करे और अपनी जन्म कुंडली जो है वो दोबारा बनवाए और उसके मुताबिक चले, क्योंकि उनका एतकाद बहुत ज्यादा है, ज़ईफुल एतकाद लोग हैं। की आपने बात कर ली, पंडित से रिलेटेड भी एक खबर चल रही है, उसको भी हमने डिस्कस करना है कि वो क्या मामला है। आखिर कौन है भारत से जिसने अपने पंडित का रुख कर लिया इन सारे हालात से घबरा के, पंडित के गुरु, अपने गुरु पंडित, और उन्होंने आगे से जो है वो क्या कहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कंटिन्यू करेंगे भारत और पाकिस्तान की कशीदगी, कश्मीर का मसला कहां तक पहुंचेगा, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो तैयारे गिरे उनके हवाले से भारत का क्या मौक़िफ़ सामने आया। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। बट साहब, वो गुरु वाली बात बता दें ज़रा कि घबराहट इतनी हो गई, बकलाहट इतनी हो गई कि इंडिया की एक ताकतवर शख्सियत को या एक डेजिग्नेटेड पर्सन को अपने गुरु के पास जाना पड़ा। अच्छा, ये लोग समझ रहे हैं कि शायद जिन तक ये खबर पहुंची है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये मतलब मीम्स कोई हम बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। भारत के आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो इस कदर डिप्रेस हैं इस जंग हारने पर कि उन्होंने अपने गुरु, यानी कि पाकिस्तान में अगर होते तो अपने पीर साहब से मिलने का फैसला कर लिया। अब उनके गुरु जो हैं वो एक आश्रम बना के रहते हैं और उनका नाम है रामभद्र आचार्य। रामभद्र आचार्य। अब आर्मी चीफ साहब उपेंद्र द्विवेदी साहब जो हैं वो मिलने गए अपने आचार्य साहब को, गुरु को। तो गुरु साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं बड़ा डिप्रेस हूँ और जंग जो है वो बड़े बुरे तरीके से हम आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं, दिफाई तौर पे भी हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मैं बतौर आर्मी चीफ मेरा नाम लिखा जाएगा। और मुकाबले में जो दूसरे मुल्क का था उसको कितनी उसको पजीराई मिली, उसको वो उस तरफ भी आते हैं। अच्छा जी, आचार्य साहब ने फरमाइश कर दी अपने मुरीद से, आर्मी चीफ से, कि मुझे ना मतलब जिस तरह पाकिस्तान में पीर साहबान जो है वो नजराना नजर न्याज नहीं लेते। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे नजराने के तौर पे तुम्हारे से पाकिस्तान का आजाद कश्मीर चाहिए। उन द्विवेदी साहब जड़े ने वो ते गए सन अपना डिप्रेशन दूर करन, कोई दम तो अपना कोई हाल इलाज लेने गए। हाल इलाज। अब जब पीर ने भी उसके जख्मों पे नमक छिड़क दिया कि वो बेवकूफ इंसान, वो पहले बताने आया कि हम बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं, यहाँ तो जीत के गए होते ना, तो वो कहता नहीं नहीं पहले कश्मीर लेके आओ फिर बात करेंगे। पहले तुमसे छोटा सा काम तो हुआ नहीं, छोटा सा तो हुआ नहीं। तो इसलिए ना मेरा ये ख्याल है कि आर्मी चीफ को बेचारे को डिप्रेशन हुआ है। मैं मतलब पीर साहब से, उनके जो गुरु साहब हैं रामभद्र आचार्य साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने चेले को आप कोई पुरसकून करने के असबाब करें, ना के डिप्रेस करने के, क्योंकि ये तो और डिप्रेशन हो गया ना
कि वो कश्मीर मांग रहे हैं इससे मतलब नजराने के तौर पे। बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब न दिखाएं, क्योंकि जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया जान ले, भारत जान ले कि हम कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो ना भारत ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, ठीक है, ये भी एक्सपोज हो गया। अच्छा। क्योंकि पहले तो ये समझे, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, पहले ये समझे कि वो जो आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि इनके मीडिया ने झूठ के पलंदे इतने बांधे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है ना उनके मीडिया ने जंग में भी क्या किरदार अदा किया। अच्छा, उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रोपेगेट किया हुआ था दुनिया में, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि वो हम दुनिया की चौथी बड़ी माशत है। जब आप सर्च करेंगे इंडियन माशत को तो उसमें तो उनके पास पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, घरों में टॉयलेट्स नहीं है। तो मतलब 80 करोड़, उस दिन मैं आपको बता रहा था, 80 करोड़ अवाम जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिन्हें 5 किलो राशन देता है भारत, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चौथी बड़ी माशत कैसे हो सकते हैं। अब जाके रैंकिंग में पता चला है कि जापान जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी माशत है, इंडिया नहीं है। तो अब दूसरी बात, अब इस जंग के जो साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा था आना शुरू हो गए। श्रीलंका ने अरबों डॉलर के दिफाई मादे किए हुए थे इनके साथ, इंडिया के साथ। उन्होंने 24 के बाद जितने माहदे हुए हैं 2024 से पहले वो तो कंटिन्यू है। 24 के बाद, 24 के आने के बाद जितने माहदे हुए हैं वो सारे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं और वो जाके उन्होंने चाइना के साथ कर लिए हैं। अच्छा, फिर आपका एक मुल्क साथ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जितने माहदे थे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं और जाके उन्होंने अरबों डॉलर के माहदे चाइना के साथ कर लिए हैं। अब फिर अब सबसे मतलब एक बेबी था नेपाल, इंडिया का। नेपाल जो है वो भी भारत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है इस जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद कि नेपाल, खटमंडो ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत से किए गए माहदे हम ख़त्म करते हैं और चाइना के साथ हम जाके खड़े होते हैं। चाइना के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि वो उन्हें माली इमदाद भी मिलेगी, उन्हें कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें भी मिलेंगी। आई थिंक सो ट्रेन का वो मुतालबा कर रहे हैं, वो भी उन्हें चाइना दे देगा। तो भारत ने क्या देना है? भारत के पास तो खुद कुछ नहीं है। अब भूटान जो है वो भी भारत को छोड़ के चला गया। मालदीव जो है वो पहली चाइना के जेर असर है, उनकी इकोनॉमी डिपेंड चाइना पे करती है। तो खित्ते में बुरे तरीके से तन्हाई का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो ये गलत ऑपरेशन संदूर को गलत मैनिपुलेट कर रहा है और बीजेपी को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, आवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये ख्याल है मोदी का बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हुए हैं इंडिया पे, अकलीतों पे। मैंने आपको कल बताया था प्रोग्राम में कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अकलियत में, तादाद में जो अकलियत है वो इंडिया में मौजूद है नंबर 1 पे, और वो करोड़ों में है, 40-50 करोड़ के करीब उनकी तादाद है। उनको उनके साथ ऐसे मुजालिम ढाए जाते हैं, ऐसे सलूक किए जाते हैं कि इंसानियत सो सलूक होते हैं। गजा में जैसे फ़लस्तीन पर जो हमले किए जा रहे हैं, गजा में जिस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसी तरीके से इंडिया में भी ढाए जा रहे हैं। गजा वाले हाईलाइट हो रहे हैं, इंडिया वाले हाईलाइट नहीं हो रहे, बल्कि हाईलाइट तो होते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं मीडिया पे हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला इन्होंने 33 ममालिक में अपने सफारती मिशन भिजवाना था, 33 ममालिक में भिजवाना था। अब आप मुझे बताएं 33 ममालिक में अरबों रुपए का खर्च आया होगा। पहले तो मोदी ने अपनी बोरियों के मुंह खोल दिए होंगे पैसों के, ठीक है जी। वो जब वो भिजवाना था वहां पे तो हुआ क्या? हुआ ये कि 31 ममालिक के किसी भी अहम शख्सियत, फर्द, असेंबली, किसी हुक्मरान या ऑपोजिशन ने उनसे उस डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया सिरे से। किसी कांग्रेस में, किसी सेनेट में, किसी असेंबली में, कहीं वो किसी से नहीं मिल सके, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि सफारती तौर पे उन्हें बहुत बड़ा धचका लगा है, अरबों रुपए भी ज़ाया हुए हैं और उनकी कोई दाल भी नहीं गली दुनिया में जाके। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि ये सिर्फ आप जंग को ना देखें कि जंग हारने को ना देखें, उसके बाद उनकी माशत कहाँ गिर रही है, कितनी बुरे तरीके से। उनकी जो करेंसी है वो भूटान के लेवल पे चली गई है,
ठीक है, और भूटान और इंडिया का क्या मुकाबला। तो उनकी करेंसी जो है वो रोज बरोज गिर रही है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत आया दुनिया ट्रस्ट डेफिसिट बहुत आया है। और उसके अलावा अभी मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि मोदी के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव आप हो मुझे सकती बड़ी है। देर से बता रहे हैं। हाँ जी, जंग क्योंकि आप से देखें पहले का बता रहे हैं। आप देखें ना उस तरफ जा रही हैं चीजें सारी उस तरफ जा रही हैं। तो अभी चाइना जो है वो खित्ते में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, और भारत का चाइना के साथ इख्तलाफ है, पाकिस्तान ने अभी भी उन्हें मजा चखाया है, तो ये जो और ईरान जो है वो कैंपेन, चाइना और पाकिस्तान के साथ है। जी, अगर अमेरिका के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई जाती है तो फिर अमेरिका के खिलाफ तो इंडिया में कैंपेन चल रही है। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि सदर ट्रम्प पे रशिया के खिलाफ भी चलाना चाह रहे हैं, वहां पे भी चला रहे हैं। हाँ, फ्रांस के खिलाफ भी कह दिया कि इनके तैयारे ठीक नहीं थे। तो कहाँ जाना इंडिया ने? मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन जो हैं, क्योंकि वो उन्होंने ठीक बात की कि मतलब आपका तनाज़े की वजह बुनियादी तौर पे क्या है, उन्होंने कहा कश्मीर है। उन्होंने कहा हम कश्मीर पे भी सालसी का किरदार अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी यकीन दहानी थी, क्योंकि उससे पहले तो अमेरिकन मान ही नहीं रहे थे हमें मार, जब पड़ रही थी ये हमले कर रहे थे, उस वक्त तो अमेरिकन कहते खैर है कोई बात नहीं, ये आपस में एक दूसरे को सेट कर लेंगे, देख लेंगे, एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। तो फिर वो कश्मीर के लिए सालिस बन गए। अब अमेरिका के खिलाफ कैंपेन इसलिए चलाई जा रही है कि मोदी अपने आप को जस्टिफाई कर सके, उसे कहीं जगह नहीं मिल रही, वो मुंह कहाँ छुपा सके। अच्छा भट्ट साहब, अमेरिका जब इंटरफेयर करेगा प्रैक्टिकली, और अमेरिका वाकई जब कुछ करने पे आएगा, भारत और भारत के लोग उसके इंटरफेरेंस एक्सेप्ट करेंगे कश्मीर के मसले के ऊपर? देखें, एक ये जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, ये पंजाब हुकूमत है, ये पहली हुकूमत है 47 से लेके अभी तक जिसने तजावजात का खात्मा किया। पहले कभी कोई हुकूमत तजावजात का खात्मा नहीं कर सकी। और ये क्रेडिट इनको जाता है। ये जो खात्मा इन्होंने किया है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोई बंदा जी 50 साल से तजावजात करके बैठा है, तो वो कहता है ये मेरा राइट है, 50 साल हो गए आप कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, वो जैसे कोई एक बंदा कहता है मैं तो हमेशा ही यहाँ से वन वे आता हूँ, हमेशा वन वे आता हूँ, तो मुझे नहीं किसी ने पकड़ा। तो आखिरकार ये दुनिया को तो पता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। कब्जे का मतलब ये है गासिबाना सलूक किया जाता है उनके साथ। तो वो उसको मतलब अगर आप वागुजार कराते हैं, उसे अगर आप रिवर्स करवाते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता किसी को बुरा मनाना चाहिए। इसमें मेरिट की बात करनी चाहिए, कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंडियन अवाम जो है वो इनका हुकूमत का कोई धड़न तख्ता करने वाले, इनका बैंड बजा देंगे, इन पे और बुरा वक्त आने वाला। क्योंकि यूएन तो आजकल आज तक कुछ नहीं कर सके, उस हवाले से सिर्फ करारदादें ही पेश हुई। नहीं, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया ना कि वो सिर्फ इस वजह से कि जब इन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम अमेरिका किरदार अदा करेगा सालसी का, तो इस वजह से जो है वो जंग बंदी हुई या सीज फायर हुआ। अदरवाइज पाकिस्तान अब सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं था, वो अब कश्मीर का फैसला चाहता था। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, और जो कश्मीरियों के राय है वो तो फिर जाहिर है सारी दुनिया को ही पता है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि चाइना के साथ, चाइना को बहुत एक अल्टीमेट फायदा पहुंचा इस सारे हालात के हवाले से इकोनॉमिकली। बताइएगा, जो चाइना ने शिकंजा जो है वो टाइट किया हुआ इंडिया के अगेंस्ट हर तरह से, टेरिटरी के हिसाब से, अपने जो जितने मुतनाज़े इलाके हैं उनको लेके वो बहुत संजीदा हो गया है, इकोनॉमी वाइज भी हिट कर रहा है इंडिया को। तो वो जो ख्वाब कुछ लोगों ने दिखाए थे इंडिया को कि आपको चाइना के बराबर ला के खड़ा कर देंगे या आपको चाइना से ऊपर ले जाएंगे, वो भी चकनाचूर हो गए। मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होके अपनी पुरानी दोस्ती का सबूत दिया है। और दूसरी बात यह है कि चाइना टेक्नोलॉजी में और माशियत में भारत से बहुत ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा था जो इन्होंने बनाया हुआ था कि हम चाइना के इक्वल आ गए, चाइना के इक्वल आ गए। वो कहते थे पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं, ठीक है। अब अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा इशू नजर आया मोदी को कि अब मोदी जो कैंपेन करता है वो उसे उल्टती नजर आती है, बर्बाद होती नजर आती है। चाइना को मैंने अभी आपको बताया नहीं कि अरबों डॉलर के दिफाई मायदे जो इंडिया के साथ थे, श्रीलंका के, मालदीव के नहीं, भूटान के, बांग्लादेश के, ये तो भी मुझे सिर्फ 3 मुल्कों का पता। तो इनके साथ जो जितने मायदे थे वो सारे उन्होंने खत्म करके चाइना के साथ करने शुरू कर दिए हैं।
अब माशी तौर पे चाइना को बहुत फ़ायदा, और वहाँ से जो इकोनॉमी निकलेगी, गिरेगी, उनकी स्टॉक एक्सचेंज गिरेगी, तो आप अंदाज़ा लगा लें इंडियन मैशत जो है वो कहाँ पे जाके खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है बट साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे तो बात करेंगे इस वक्त दुनिया में सफारती लिहाज से पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और जिस तरह से इंडिया को हर तरफ से इनकार हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हालात किस तरह से फेवरेबल हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, चाइना की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जहां एक तरफ भारत को मुसलसल नुकसान उठाना पड़ रहा है, ख्वाह वो सफारती हो, इकनॉमिकली हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो, डेवलपमेंट्स हो, और साथ ही साथ इंसल्ट जो है वो अलग है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। बट साहब, हमने कल भी थोड़ी सी इस हवाले से बात की थी, लेकिन क्योंकि सफारती जो मामलात होते हैं किसी भी मुल्क के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सफारती तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप? जैसे हमेशा बताते हैं कि पिछली हुकूमतों में या पिछली पार्टी ने स्पेसिफिकली या ओवरऑल काफ़ी नुकसान भी एक वक्त में उठाना पड़ा था सफारती तौर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान सफारत में कहाँ खड़ा है? आप ये देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो दौरा तुर्किया किया है, आज़रबाईजान किया है, और उज़्बेकिस्तान किया है, और बहुत ज़्यादा हैं उसमें, वो क्या कहते हैं उसको, आज़रबाईजान और तुर्किया जी, और ये उज़्बेकिस्तान, इस तरह के तमाम। अच्छा, ये जितनी रियासतों का इन्होंने दौरा किया, आप अंदाज़ा है आपको कि उन्हें कितना VVIP प्रोटोकॉल मिला है और कितना पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। उसकी वजह ये है कि किसी भी मतलब हेड ऑफ द स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ऑनरेबल होता है जब आप उसके एजाज़ में कोई रिसीविंग पार्टी रखें या कोई फंक्शन रखें, तो वहाँ के उनके मुल्क का कल्चर या उनके मुल्क के गीत जो हैं वो मुतारिफ कराए जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बड़ी पजीराई मिल रही है। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हो रहा है, और जापान, बांग्लादेश, चीन भी फ्रेंडली है, तुर्किया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, और ये सारे ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। पाकिस्तान का कद बढ़ा है इस जंग के बाद, और दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि भारत ने जितना एक झूठा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है भारत, और पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल उसके सामने कोई एक चने की दाल के बराबर एक जर्रा, मतलब एक खिता है। जब मर्जी उसको वो फतह कर लेंगे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते इसलिए वो फतह नहीं कर रहे। वो पूरा तासर ज़ाहिल हो गया है। भारत आगे जाके मज़ीद नुकसान उठाने वाला है, इकॉनमी उनकी तबाह हो जाएगी, उन पे गुर्बत पहले ही बहुत ज़्यादा है, और अब ये उनसे आखिरी गलती हुई है। अब अगली जो हमारी मुझे जो अग्रेसिवपन नज़र आ रहा है अपने इदारों में और अपनी हुकूमत में, वो अब इस लगे हाथों, कहते हैं लगे हाथों, लगे हाथों वो कश्मीर पे भी हाथ साफ करना चाहते हैं। अच्छा, लगे हाथों उन्होंने एक और भी काम किया है। क्या? लगे हाथों उन्होंने इसराइल को भी पैगाम भेजा है। हाँ, इसराइल को भी मैसेज होगा ना। हाँ। देखे ना आप, इसराइल जो है वो ईरान के हवाले से बहुत अग्रेसिव मोड में था। इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे बहुत मुजालिम ढा रहा है। हाँ। और ईरान क्योंकि फ़लस्तीन का सपोर्टर है और उनका ये ख्याल है कि उसको आवाज़ उठानी चाहिए, वो हर तरीके से मुमकिन बना रहा है कि वो किसी तरीके से इसराइल के बढ़ते कदम जो हैं वो रोके। तो ये मैसेज इसराइल को भी चला गया है, और ईरान की तरफ से भी मतलब एक ठंडी हवा आई होगी पाकिस्तान की ईरान की तरफ से ठंडी हवा आई होगी पाकिस्तानियों को कि आपने भारत को मारा है, और जिसके बदले इसराइल को मैसेज चला गया, और इसराइल ने अपने नापाक कदम जो है वो रोक लिए। पीछे से सिर्फ चेक कर रहा था कि कितने पानी में है। नहीं, वो तो इंडिया उसका आला कार था ना। हाँ। इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा था सामने डायरेक्ट, और जब इसराइल सपोर्ट कर रहा था, नहीं सपोर्ट तो वो कर रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। वाटर्स चेक हो रहे थे कि हाँ कितना है जी, ठीक है। और साथ ही जो मैसेज था वो मिल गया। मुझे बताइएगा एक और जो टर्म्स का और सफारत का मामला है, वो इस वक्त जो है वो बड़े पुरुमीद हैं कि अच्छा हो जाएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है।
बहुत देर से हमारे उनके साथ भी इश्यूज थे क्योंकि वहाँ की टेरिटरी जो है वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही थी। अब बट साहब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों ममालिक में सफ़ीर होंगे, हाँ, यहाँ पहले तक नहीं पहुँच थे। गया है। हाँ जी। तो बताइएगा, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कहाँ देख रहे हैं आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स को इन फ्यूचर? आपको ये पता है कि पाकिस्तान के सफ़ीर इंडिया में नहीं है और इंडिया के सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं है। ये उस वक्त ये हालात होते हैं जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे दोनों मालिक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक मुल्क एहतजाजन ऐसा करता है, अपने सफ़ीर को वापस बुला लेता है, वो उससे सफारती तल्लुकात तोड़ देता है। अफगानिस्तान से भी हमारा ऐसे ही चल रहा था। अब जो चीन ने सालसी का किरदार अदा किया था, हमारे वजीर ख़ारजा गए थे, अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में भी सफ़ीर आ गया अफ़गानी और अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तानी सफ़ीर चला गया। ये मज़ीद डेवलपमेंट होगी और ये बात आगे बढ़ेगी। मतलब सफ़ीरों का जाना मैसेंजर, मतलब उसने मैसेज कन्वे करना है अपने मुल्क का, अपने मुल्क के कल्चर को मुतारफ़ कराना है, अपने मुल्क की सॉफ्टनेस को बताना है, अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी का तारुफ करवाना है। एक एम्बेसडर है वो, ठीक है। वो एम्बेसडर जो है वो दोनों ममालिक के आ गए हैं। अगर दोनों ममालिक को एक दूसरे से शिकायत हो तो वो एम्बेसडर से ही बात करते हैं। कहते हैं नहीं, वो इंडिया ने पाकिस्तान पर झारियत कर दी, हमला कर दिया। पाकिस्तान के वजारत खारजा ने इंडियन सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ठीक है ना, माफ़ी का मुतालबा कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी। मतलब इतने अरसे दराज से जो मेंटल ग्रूमिंग उन लोगों की नेगेटिव हुई है, जिनको असला पकड़ा दिया गया, जिनको कहा गया कि रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें, उसका हल असला और दहशतगर्दी ही है। कितना टाइम लगेगा आपको लगता है उन लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाना कितना मुश्किल है? आपको मैं एक दूसरी मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में की मिसाल दे लेते हैं। कोई बच्चा जो है वो आवारा हो जाए, कोई नाखलफ हो जाए और अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट ना हो, अपनी उनकी बात ना मानता हो, तो उनके पास क्या हल है? उसके पास हल ये है कि आराम से समझाएं, मार से समझाएं, फिर आखिरी बात ये करें कि उसे घर से बेदखल कर दें। बेदखल कर देंगे तो उसको जब बाहर खुद कमा के खाना पड़ेगा तो उसके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। तो यही हालात हैं तालिबान के, टीटीपी के और बीएलए के। अगर सरजमीन अफगानिस्तान उनके साथ नहीं होगी, वो रियासत उनके साथ नहीं होगी और वो बाज नहीं आएंगे, तो जब वो इधर कोई दहशतगर्दी का इर्तिकाब करेंगे और वापस अफगानिस्तान जाएंगे तो अफगानिस्तान की हुकूमत उन्हें पकड़ के तो पाकिस्तान के हवाले कर देगी और फिर वो उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। जब सफारती मामला शुरू हो गए ऑन ग्राउंड और पॉलिसीज और तरीकाकार के मुताबिक, ये आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने नहीं किया होगा कि टीएलपी और मजीद ब्रिगेड जो है बीएलए, वो इधर से मजीद ब्रिगेड बीएलए ये सारे इधर से आते हैं तो और इधर वारदात करते हैं, वापस भाग जाते हैं। के खिलाफ कोई भी इस तरह हाँ, वो देखे ना, वो भी कितनी डेवलपमेंट है। हाँ। तो वो जाहिर बात है फिर अपनी सरजमीन वो इस्तेमाल ना होने दें, तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो उन्हें 100 गज नीचे जमीन से भी निकाल लेंगे बाहर। वो तो एक मुल्क अफगानिस्तान का लिहाज ये जो एक तासुर फैलाया गया था कि वो शायद अमन नहीं चाहते, वो पीस चाहते ही नहीं, वो पीस सीखना ही चाहते, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो है वो सारी जिंदगी यही सब कुछ नहीं करना। आखिरकार तो मुज़ाकरात की टेबल पे बात होनी है और मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं वो उससे कोई हल निकलता है। बट साहब मुज़ाकरात इंशाल्लाह कोई हल निकालेंगे। बाकी दूसरी बात ये थी कि उनका एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारी इकॉनमी बड़ी बर्डनाइज है और पाकिस्तान जो है वो वहाँ से अफगान महाजरीन को ना भेजे। तो लेकिन आप देखें ना वो चीन की डेवलपमेंट कि वो जो उन्होंने वो बनाई है आलमी सालसी कौंसल तंजीम बनाई है और उसका पाकिस्तान भी माशाल्लाह मेंबर बन गया है। हाँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा के तर्ज पे है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का आप शुरू में कह रही थी, उस वक्त मैं ये करने लगा था, बात मेरे जहन से निकल गई। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्ज पे है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो किसी मुसलमान मुल्क की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है या उस पर कोई वो मतलब फौरी एक्शन करने के मूड में नहीं होते। तो ये जो सालसी कौंसल बनी है चीन के ज़ेर तमाम, ये खत्ते में अमन के लिए भी होगी
और दुनिया में इंसानी हकूक़ की जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें भी मौसर किरदार अदा करेगी, और पाकिस्तान जो है वो साथ है चाइना के। अच्छा, ये बड़ा गुड जेस्चर है। गुड जेस्चर्स और अच्छाई की बातें आपने कर दी, तो एक अच्छी खबर को डिस्कस करते हैं जी। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से फ़ख्र की बात है, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। एशियन एथलेटिक कंपटीशन में उन्होंने गोल्ड मेडल एक बार फिर से हासिल किया है, और इस बार भी मुकाबले में इंडियन ही प्लेयर था, उसको जो है वो हराया है। उसका सिल्वर मेडल है और हमारा गोल्ड मेडल है। बट साहब, अरशद नदीम के सर एक और सहरा सजा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इस दफ़ा अरशद नदीम को जो भी बुलाए और जो ऐलान करे वो उसको जरूर दे। आपको अच्छा, पता है उस दिया बेचारे नहीं के उसको साथ कुछ सिर्फ आर्मी चीफ की तरफ से जो घर मिला था वो मिला है, बाकी वो कहता है मुझे कुछ नहीं मरियम मिला। नवाज का भी मिला है। मरियम नवाज वाला हाँ, भी जो उन्होंने हाँ, कहा था मरियम वो नवाज वाला भी मिल गाड़ी गया। तो वो उसी टाइम ले गई थी। हाँ जी। हाँ, तो पैसे भी मिले हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने इंडियन को अपने मध्य मुकाबिल को हराया, तो ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात। बट सब यानी कि इंडिया के वो फिर पूरे इंडिया के ही सितारे गर्दिश में हो गए। मोदी ने सारे इंडिया को ही गर्दिश में डाल दिया है। तो हर तरफ से जो है वो कॉम्पिटिशन्स हों या जंगें हों या कुछ भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंसानों का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा कर रहा है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। अपनी पूरी कौम को, अरशद नदीम को इस हवाले से बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को सलामत भी रखे, इसकी इज़्ज़त में भी बरकत डाले और साथ ही साथ हमारे बाकी मामलात को भी ठीक करे। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।